बच्चे आने दो। देखिए अब मैंने बताया हमने ईएम मोड को, ईएम वेव्स को दो मोड में बांट दिया, टीई मोड और टीएम मोड। जब टीई मोड पढ़ोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो लेंगे। जेड कंपोनेंट जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईएम वेव्स हमारी जेड डायरेक्शन में है। टीएम मोड पढ़ोगे तो एच जेड को जीरो लोगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो लेंगे क्योंकि हमारी ईएम वेव जेड डायरेक्शन में है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से जो वाइब्रेशन होते हैं वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी किस में मिलती है। ये दो मोड है, दो मोड में से इलेक्ट्रिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी निकलेगी, मैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी निकलेगी, और मिनिमम फ्रिक्वेंसी किस में मिलती है हमें, टीएम मोड वाले में। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ज्यादा कौन सा है, टीएम मोड, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी कम करनी है, तभी तो वाइब्रेशंस कम होंगे। हम ये थोड़ी ना चाहते हमें डिस्टर्बेंस ज्यादा हो, हम चाहते हैं डिस्टर्बेंस कम हो। डिस्टर्बेंस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी वो पढ़नी पड़ेगी, और फ्रिक्वेंसी कम किसकी होती है इन दोनों मोडों में से, टीएम मोड की। इसलिए हम ज्यादा बेनिफिशियल मोड कौन सा है हमारे लिए, टीएम मोड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टीएम मोड। टी मोड इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है, इसलिए हम इसको कम यूज किया जाता है, हमें यूज ज्यादा बेनिफिशियल है टीएम मोड। इसलिए हमारे सिलेबस में भी कौन सा मोड पढ़ना है आपको, टीएम मोड पढ़ना है। डालिए टॉपिक टीएम मोड। डालिए टीएम मोड। टीएम मोड का हमें कंडीशन तो पता ही है कि एच जेड कंपोनेंट क्या रहता है आपका, जीरो रहता है टीएम मोड के अंदर। चलिए अब टीएम मोड पुट एच जेड इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 16 में पुट कर रही हूँ एच जेड इक्वल्स टू जीरो। जब एच जेड जीरो कर रखेंगे तो ये वाला फंक्शन तो जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला। तो इसे लिखते हैं डेल एच रो ओवर डेल जेड इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, क्या बचा आपका जे ओमेगा एप्सिलॉन ई 5। ये एच जेड जीरो करने से हमारा ये बचता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एच रो की वैल्यू रखनी है। एच रो की वैल्यू रखती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन में 15 निकाली थी, वहां से मैं एच रो की वैल्यू लिखती हूँ। लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच रो फ्रॉम इक्वेशन 15 से एच रो की वैल्यू निकालिए। 15 इक्वेशन आपको पता है कौन सी थी, वो वाली थी 1 ओवर रो डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन 15 कौन सी थी, 1 ओवर रो डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाई इक्वल्स टू, ये चल रहा था आयोटा ओमेगा म्यू एच रो माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच रो। मुझे इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है, एच रो की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। एच रो की वैल्यू निकाल लो, इससे कितनी निकलेगी, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू रो माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू रो, और ये फंक्शन एज इट इज डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल रो ई फाई ओवर डेल जेड। ये निकला है एच रो की वैल्यू। अब इस एच रो की वैल्यू आप किस में रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में रखनी है एच रो की वैल्यू। रखते हैं एच रो की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं। चलो करते हैं। रखिए इस वाली इक्वेशन में जे ओमेगा एप्सिलॉन ई 5 बराबर डेल ओवर डेल जेड, इसकी वैल्यू रखिए एच रो की, ये रही माइनस का 1 अपॉन आयोटा ओमेगा म्यू रो डेल
ई जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाई। ये निकल गई हमारी। मैंने क्या करा, ये इक्वेशन की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर एच रो की वैल्यू 15 से निकाल के इसमें पुट कर दी। अब मैं यहाँ से ई फाई की वैल्यू निकालती हूँ। ई फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई फाई की वैल्यू के लिए इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। रुक जाओ पहले, ये एज इट, ई फाई की वैल्यू बाद में निकालूंगी, इसको एज इट इज रख दिया। माइनस का 1 ओवर आयोटा ओमेगा म्यू रो, डेल ओवर डेल जेड अंदर ले जा रही हूँ तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई जेड ओवर डेल जेड डेल फाई माइनस ये डेल ओवर डेल जेड अंदर जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर रो ई फाई। अब इसमें से ई फाई की वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे करके क्या लाना है, यहाँ से ई फाई की वैल्यू निकालनी है। ई फाई की वैल्यू निकालेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। करते हैं जरा, इसमें ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1 + 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन रो, और यहाँ क्या बचा आपका डेल स्क्वायर ई जेड डेल जेड डेल फाई माइनस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर रो ई फाई। ये निकल गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट। अब इसको हमें पता है जो ईएम वेव्स है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपागेट है, आपकी जेड डायरेक्शन में। अगर ईएम वेव्स का जो प्रोपागेशन जेड डायरेक्शन में है तो उनके हम कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड component of electric field in the direction of propagation along जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन निकालते हैं ई फाई। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए ई फाई क्या होता है हमारा, वो लिख रही हूँ ई फाई बराबर ई फाई ई टू की पावर आयोटा ओमेगा टी और ई टू की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड। ये होता है हमारा ई फाई का कंपोनेंट। अब मुझे यहाँ से डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर निकालना है। डेल स्क्वायर ओवर, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर ई फाई का, तो डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर किसका कंपोनेंट का निकालना है, ई फाई का। तो जेड वाले के लिए निकालेंगे, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर। से क्या लिख सकते हो आप, बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकली बीटा स्क्वायर। चलो इसमें रख देते हैं, ई फाई की वैल्यू में रखते हैं ई फाई बराबर, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ई फाई की वैल्यू पुट करते हैं। चलो मैंने बताया था वेव कांस्टेंट क्या होता है, के बराबर अंडर ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो इसकी जगह रख देते हैं अपन के, तो यहाँ बचेगा हमारा केवल के स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर, और नीचे आपका रो को मैं अंदर ले जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर रो डेल स्क्वायर ई जेड ओवर डेल जेड डेल फाई माइनस फिर डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी बीटा स्क्वायर ई फाई, ये निकलाया। अब ई फाई के स्क्वायर ई फाई, के स्क्वायर इधर ले गई 1 ओवर रो डेल जेड डेल फाई प्लस बीटा स्क्वायर ई फाई।
स्क्रीनशॉट ले लो, उधर लिखूंगी अब मैं। सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर E5, इसको उधर ले जा रही हूँ, माइनस बीटा स्क्वायर ये मैं क्या कर रहा, बीटा स्क्वायर को उठा के इधर ले आई और इसको वहाँ लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सी आएगी आपकी 17। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 16 तक हो गई थी और ये क्वेश्चन चल रही है आपकी 17। अब हमने इक्वेशन नंबर 12 लिखी थी जिसमें हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था, ई जेड बराबर निकाली थी, ई जेड बराबर फंक्शन निकाला था आपने जो भी निकला था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसमें उस ई जेड की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। चलो रखते हैं। सपोज द सॉल्यूशन ऑफ Helmholtz equation of equation 12 is equals to, वो मैं ई जेड के बराबर मान रही हूँ। अगर वो ई जेड के बराबर माना तो साई की जगह क्या आ गया, ई जेड। वहाँ जो फंक्शन चल रहा था वो लिख देती हूँ। वहाँ पर फंक्शन क्या था आपका, जे एन रो अंडर रूट, इक्वेशन 12 का लिख रही हूँ, जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या था, कॉस एन पाई, फिर क्या था यहाँ सी साइन बीटा जेड प्लस डी कॉस बीटा जेड, यही था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो ई जेड की वैल्यू इक्वेशन 7 में निकली है उसको मैं पुट कर देती हूँ। ई जेड की जगह क्या रख देते हैं, E5 और रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डी कॉस बीटा जेड। इस इक्वेशन को इक्वेशन 17 में रख देते हैं ई जेड की वैल्यू की जगह पर, ठीक है। चलो रखते हैं। यहाँ ई जेड की वैल्यू मैं इधर रख रही हूँ इक्वेशन 17 में। स्क्रीनशॉट ले लो, इधर साइड करूंगी, पहले जेड के रिस्पेक्ट में और फिर फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। देखिए अब वैल्यू पुट इन इक्वेशन 17 वी गेट, इसको मैं इक्वेशन 17 में रख रही हूँ जिससे हमें मिलेगा, देखिए रखते हैं। ई जेड की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर E5 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 1/रूट डेल जेड डेल फाई। ई जेड की वैल्यू रखिए, ई जेड की वैल्यू कहाँ, ये रही, जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाई ब्रैकेट में सी साइन बीटा जेड प्लस डी कॉस बीटा जेड। E5 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1/रूट। चलो पहले इसका मैं कर रही हूँ फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जब फाई के रेस्पेक्ट में करूंगी तो कॉस एन फाई का क्या हो जाएगा, माइनस का एन साइन एन फाई, तो माइनस का एन आगे आ जाएगा और साइन एन फाई। और ये 1/रो जो चल रहा है, ये जो रो चल रहा है, रो को हटा के मैं इधर ले जा रही हूँ, यहाँ लगा रही हूँ रो,
तो डेल ओवर डेल जेड, पहले फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कितना आएगा माइनस का एन जे एन रो अंडर रूट, इसको मिटा रही हूँ, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन पाई का हो जाएगा साइन एन पाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा ये सी साइन बीटा जेड प्लस डी कॉस बीटा जेड रो ई फाइव के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसका जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका करेंगे उसका करेंगे। चलो पहले तो यही एज इट इज माइनस का एन जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एन फाइव, इसका करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा कॉस, ये हो जाएगा बीटा आगे आ जाएगा, और साइन बीटा जेड का क्या हो जाएगा आपका कॉस बीटा जेड, बीटा इसमें भी आएगा आगे और बीटा इसमें भी आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बीटा, बीटा यहाँ लगा दिया दोनों का, सी साइन का हो जाएगा कॉस बीटा जेड प्लस, और ये माइनस हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन बीटा जेड। ये कर दिया मैंने इसको डिफरेंशियल, डिफरेंशियल करने के बाद आपकी इक्वेशन ये बनी है, और इसको इक्वेशन नंबर जो भी आ रही है 17 हो गई थी 18, ये इक्वेशन नंबर अब आ गई 18। चलिए आगे, अब इस इक्वेशन 18 में हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन 18 में बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, लगाइए बाउंड्री कंडीशन। पहला था आपका z बराबर 0 पर, z बराबर d पर, वहां पर केवल ई जेड कंपोनेंट चल रहा था, बाउंड्री कंडीशन लगाती हूँ, चलो मिटाती हूँ इसे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, z बराबर 0 और z बराबर d। अगर z बराबर 0 और z बराबर d है तो उसमें केवल z वाला कंपोनेंट, तो वेव्स हमारी z एक्सिस में जानी है तो z वाला कंपोनेंट तो 0 नहीं होगा, लेकिन फाई और रो वाले कंपोनेंट क्या रहते हैं 0 हो जाते हैं। लिखिए z बराबर 0 और z बराबर d पर ई रो और ई जेड, ये दोनों तो कंपोनेंट नहीं मिलेंगे तो इनकी वैल्यू तो 0 होगी, बट ई जेड मिलेगा क्योंकि वहां पर वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई जेड की कंपोनेंट आपका 0 नहीं मिलता है। सेम रेडियस के लिए लगाते हैं, जब रो इक्वल्स टू ए होगा तो इसका मतलब रो फंक्शन वाला तो 0 नहीं होगा, फाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या होंगे 0, बट ई रो आपका 0 नहीं होगा। अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 18 में। सबसे पहले मैं रखती हूँ z बराबर 0 पर ई जेड बराबर 0, z बराबर 0 पर रखते हैं, ई जेड नहीं, यहाँ पर ई फाई बराबर 0 इक्वेशन नंबर 18 में। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा रही हूँ, लिखिए एट z इक्वल्स टू 0 पर ई फाई क्या है आपका 0, पुट इन इक्वेशन 18 में पुट करिए। सबसे पहले ई फाई कंपोनेंट क्या है आपका 0 है, ये 0 रख दीजिए, और z बराबर 0 पर z बराबर 0 रखिए, cos 0 1 sin 0 0, तो मतलब आपका केवल c कंपोनेंट बचेगा, और ये फंक्शन तो 0 हो जाएगा, तो इस पूरे को तो 0 में भेज देंगे, तो क्या निकलेगा आपका c इक्वल टू 0। कैसे निकला, क्योंकि ई फाई की वैल्यू 0 हो गई, इसको 0 रख दिया, z बराबर ये 0 हो गया तो ये पूरा कंपोनेंट 0 में चले गया, z बराबर 0 पे ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो c की वैल्यू कितनी निकलाएगी 0। चलो इसको कल करेंगे आगे कंटिन्यू, स्क्रीनशॉट ले लो।